हेलो फ्रेंड, नैतिक आइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में हम लोग रूसो को पढ़ रहे थे। आज हम लोग रूसो के हाब्स लॉक के साथ समानताएं और असमानताएं पढ़ेंगे। विधि और विधि निर्माता संबंधी अवधारणा पढ़ेंगे और रूसो में व्यक्तिवाद, निरंकुशता, सर्वाधिकारवाद, समाजवाद संबंधी अवधारणा को भी पढ़ा जाएगा। और चौथी जो बात है वह यह कि राजनीति शास्त्र को रूसो ने क्या दिया, इसका मूल्यांकन करके हम लोग रूसो को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर दूसरे विचारक के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रूसो का हम लोग किन किन विचार को पढ़ना है। पहला, हाब्स लॉक के साथ समानता और असमानता। दूसरा, विधि और विधि निर्माता, विधि और विधि निर्माता। और तीसरा, जो तीसरा है रूसो में लोकतंत्र, समाजवाद, सर्वाधिकारवाद और व्यक्तिवाद। और फिर इसका लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। अभी हम लोग हाब्स और लॉक के साथ जो उसकी समानता और असमानता है, इसको हम लोग देख लिया जाए। पहले हाब्स के साथ समानता। एक प्रश्न यह भी पूछता है, किस विचारक ने अपने विचारों की शुरुआत लॉक के साथ शुरू करता है और हाब्स के साथ समाप्त करता है? तो यह विचारक कौन है? रूसो है। क्योंकि मनुष्य की अच्छाइयों के साथ अपने विचार को प्रस्तुत करता है लॉक के समान, और निरंकुश शासक के रूप में जो हाब्स का लेवियाथन है उस रूप में वह समाप्त करता है। चूंकि हाब्स का जो निरंकुश शासक वह एक व्यक्ति है और जो रूसो का निरंकुश शासक है वह है सामान्य इच्छा या संपूर्ण समाज, जिसमें सर्वाधिकारवाद की गुण है और व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति उसी में निहित है। तो रूसो के बारे में ये कहा जाता है कि लॉक के से शुरू करता है और हाब्स में जाके समाप्त होता है। मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा से लेकर सामाजिक समझौता के बाद जो संप्रभुताधारी शक्ति बनती है वहाँ वह हाब्स से समाप्त कर देता है। इसकी हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हाब्स के साथ रूसो की क्या समानताएं रहती हैं। तो सबसे पहले ये समानता रहती है कि सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति को मानता है, हाब्स के समान ही मानता है। सामाजिक समझौते में इसने भी जो है उसी क्रम का अनुसरण किया जिस क्रम का अनुसरण हाब्स ने किया। मानव स्वभाव की चर्चा किया, प्राकृतिक अवस्था की चर्चा किया और सामाजिक समझौते की चर्चा किया। तीसरी बात इसने ये कहा कि समझौता जो है एक ही होता है, समझौता एक होता है, समझौता एक ही होता है।
और इसी से बनता है राज्य और समाज। राज्य और समाज में हाब्स के समान रूसो भी अंतर नहीं करता है। यह समाज और सरकार और राज्य और सरकार में अंतर करता है। हाब्स जो है राज्य, समाज और सरकार इन तीनों में कोई अंतर नहीं करता है। लाक में जो है राज्य और समाज में अंतर होता है, लेकिन हाब्स में, रूसो में और हाब्स में अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही समझौता कराते हैं, वह चाहे सामाजिक समझौता हो या राजनीतिक समझौता हो। तो तीसरी समानता हो गई, समझौता एक ही होता है और इस समझौता के परिणाम स्वरूप राज्य बनता है और समाज बनता है। चौथी जो समानता इसकी है, चौथी जो समानता हाब्स में, कि सामाजिक समझौते के द्वारा जो जनता है वह अपनी संपूर्ण शक्ति त्याग देती है। हाब्स भी यही कहता है, क्योंकि मनुष्य एक निष्ठुर है, स्वार्थी है, अभिमानी है, घमंडी है, इस वजह से वह अपने जो संपूर्ण जो प्राकृतिक अधिकार हैं वह अपने सामाजिक समझौता के माध्यम से त्याग करके वह संपूर्ण शक्ति जो है राज्य को दे देते हैं। ठीक इसी तरीके से जो रूसो है यह अपने सामाजिक समझौते में भी यही कराता है कि जो व्यक्ति है अपने संपूर्ण अधिकार को संपूर्ण समाज को त्याग देता है। तो ये दोनों लोग इस बात को मानते हैं कि सामाजिक समझौते में जनता क्या करती है, जनता अपना सारा अधिकार त्याग देती है। ठीक है, अपना सारा अधिकार त्याग देती है। जो पांचवी समानता इसके सामाजिक समझौते में, निरंकुश संप्रभुता बनता है। निरंकुश संप्रभुता बनता है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हाब्स में जो जिस राज्य का उदय होता है वह सर्वाधिकारवादी राज्य बनता है। जनता की संपूर्ण शक्ति उसी में चली जाती है। ठीक इसी तरीके से जो रूसो है वह सामाजिक समझौते के द्वारा संप्रभुता का उत्पन्न करता है, सर्वोच्च शक्ति उत्पन्न करता है, और यह सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, वह सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण समाज के पास होती है, और यह संपूर्ण समाज सर्वाधिकारवादी होता है, निरंकुश होता है। निरंकुश कहने का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमाएं स्वीकार नहीं करते हैं, असीमित संप्रभुता का धारी होता है। ठीक है, इस तरीके से संप्रभुता होता है। जो छठवीं समानता है उसने कहा कि जो संप्रभु है वह अदेय है, संप्रभु अहस्तांतरीय है और अहस्तांतरणीय है। संप्रभुता जिसके पास समझौता के माध्यम से दे दिया गया वह संप्रभुता किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता, वह उसी के पास रहेगा। जैसे रूसो में जो संप्रभुता है वह समान इच्छा के पास रहेगी, और हाब्स में जो संप्रभुता है वह एक व्यक्ति विशेष के पास रहेगा। वह व्यक्ति विशेष इसको ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकता है, ना ही समान इच्छा संप्रभुता को किसी दे सकता है। संप्रभुता विहीन न तो समान इच्छा की कल्पना की जा सकती है और न ही संप्रभुता विहीन किसी शासक की कल्पना की जा सकती है हाब्स और रूसो के अनुसार। तो अहस्तांतरणीय है। दूसरी बात क्या है कि संप्रभुता में एकता है, संप्रभुता में एकता है। संप्रभुता में क्या एकता है, क्योंकि सामाजिक समझौते में सारे लोग होते हैं, ये लोग सामाजिक समझौता करते हैं और एक सर्वोच्च शक्ति को उत्पन्न करते हैं। अब इस सर्वोच्च शक्ति में एकता होती है, अखंडता होती है।
इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ना ही इसको तोड़ तोड़ कर अलग किया जा सकता है। जिस तरीके से हाब्स ने सामाजिक समझौता के माध्यम से एक निरंकुश शासक, एक व्यक्ति विशेष जैसे निरंकुश शक्ति को उत्पन्न करता है, ठीक इसी तरीके से जो रूसो है वह अपने सामाजिक समझौता के माध्यम से एक समान इच्छा उत्पन्न करता है। यह समान इच्छा बहुत सारे लोगों की मिली हुई इच्छा होती है और वो बिल्कुल एक होती है। वह न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से एक होती है, वो अखंड होती है, उसको बांटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से हाब्स और रूसो में क्या रहा, उनकी सामाजिक समझौते के संदर्भ में बहुत सारी समानताएं रही। प्रश्न ये उठता है कि अच्छा, अभी इस प्रश्न को बाद में, अभी हम लोग लाक को जब सामाजिक समझौता और लाक के साथ जो समानता असमानता उसको देख लें, उसके बाद इस प्रश्न को उठाएंगे, अभी बताएंगे नहीं। अब हम लोग देखते हैं हाब्स के साथ क्या इसकी असमानता है। हाब्स के साथ असमानताएं, हाब्स के साथ असमानताएं। देखिए, रूसो अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में हाब्स के साथ जहां समानता है वहीं बहुत सारी असमानताएं भी है। पहली असमानता को हम लोग देखा जाए तो पहला असमानता मनुष्य के स्वभाव संबंधी अवधारणा, मनुष्य के स्वभाव संबंधी अवधारणा मनुष्य के स्वभाव के संबंध में हाब्स ने बहुत नकारात्मक विचार रखा। रूसो ने मनुष्य के स्वभाव के संदर्भ में नकारात्मक और ना ही सकारात्मक बल्कि बिल्कुल अलग विचार रखा। रूसो के अनुसार जो मनुष्य है वह पशुतुल्य है, नोबल सैवेज है, बर्बर जानवर है, भोला भाला जानवर है, निरपराध है, दोष मुक्त है, बुराइयों से बिल्कुल वंचित है, बुद्धि उसमें नहीं है बल्कि भावनाओं से ही अपने सामाजिक व्यवहार को क्या करता है। ये सब बातें रही इन दोनों के बीच में असमानता। इसके बाद क्या रहा, दूसरा, जहां हाब्स अपने निरंकुश शासक पे एक मर्यादा और एक परिसीमा निर्धारित करता है, वहीं रूसो अपने समान इच्छा पे किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा स्थापित नहीं करता है। जैसे हाब्स क्या करता है, आत्मरक्षा को निरंकुश शासक पे मर्यादा रखता है, निरंकुश शासक के मर्यादा बताता है। बताता है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अपने प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करता है और चूंकि विभिन्न प्रकार की जब टकराहट होती है तब वो अनुबंध करके राज्य का स्थापना करता है और उसमें जो है अपने सारे अधिकार व्यक्ति जो है राज्य को सौंप देता है, लेकिन एक अधिकार अपने पास रखता है, वह है आत्मरक्षा। यदि राज्य व्यक्ति की सुरक्षा करने में असमर्थ है, अक्षम है, ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है अपनी रक्षा के लिए राज्य का क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो राज्य पर एक प्रकार का मर्यादा जो है आत्मरक्षा के नाम पे एक प्रकार की मर्यादा हाब्स लगाता है। वहीं रूसो सामाजिक समझौते के माध्यम से जो समान इच्छा की उत्पत्ति बताता है, जो समान इच्छा आदर्श इच्छाओं से बनी हुई है, बुराई विहीन इच्छा है, कल्याण करना ही उसका काम है, न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण समान इच्छा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा आरोपित नहीं करता है, क्योंकि मनुष्यों की अच्छाई वाले इच्छाओं से बनी हुई है, इसलिए उसमें केवल अच्छाई है। तो इस प्रकार उस पर कोई प्रकार की मर्यादा का निर्माण करता ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दूसरा भेद हुआ कि इसमें कोई जो है मर्यादा नहीं है। ठीक, तीसरी जो अंतर हाब्स के साथ वह यह है कि जहां
रूसो यह बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में जिन स्वतंत्रताओं का प्रयोग व्यक्ति करते थे, उन सारी स्वतंत्रताओं का प्रयोग सामाजिक समझौते के बाद भी करते हैं, वह समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि मनुष्य की जो आदर्श इच्छा है, इसी आदर्श इच्छाओं के योग से एक समान इच्छा बनती है, और वह समान इच्छा का वह भागीदार होता है, और भागीदार होने के नाते जो समान इच्छा उसको जो कहती है उसका वह पालन करता है। इसका मतलब यह है उसी की इच्छा जो कहती है, उसी इच्छाओं को वो क्या करता है? पालन करता है। तो उसकी यह स्वतंत्रता जो है सामाजिक समझौते के पहले भी बनी रहती है और सामाजिक समझौते के बाद भी बनी रहती है। लेकिन हाब्स में क्या है? सामाजिक समझौते के पहले जितने भी प्राकृतिक अधिकारों को लोग प्रयोग करते हैं, वह सारे प्राकृतिक अधिकार अपने सामाजिक समझौता के दौरान त्याग देते हैं, और जब राज्य का निर्माण होता है तो उसमें उनकी प्राकृतिक जो अधिकार हैं, प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है, उनको प्राप्त नहीं रहती है। अब क्या होता है? जो निरंकुश शासक होता है, जो राज्य होता है, वो विधि के माध्यम से उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो शासक के मन में आया उसी को विधि बना के वह अधिकार व्यक्ति को सौंपा। व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों की मांग राजा से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण अधिकार अपना क्या करते हैं? त्याग दिया। लेकिन रूसो में ऐसा नहीं है। ये तीन महत्वपूर्ण जो है, ये तीन महत्वपूर्ण असमानताएं हाब्स का रूसो के साथ है। रूसो ने अपनी जो पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पृष्ठ पे ये बात लिखा है कि शीश विहीन लेवियाथन, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वह शीश विहीन लेवियाथन है। वाहन ने कहा, अभी हम लोग पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी की है, कि जब इसने रूसो की समीक्षा किया तो उसने कहा कि जो रूसो का समान इच्छा है वह सिर कटा हुआ लेवियाथन है या शीश विहीन लेवियाथन है। मतलब यह है कि जहां वह निरंकुश शासक एक व्यक्ति विशेष में सर्वोच्च शक्ति सौंपता है, वहीं जो रूसो है वह सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता समान इच्छा में सौंपता है, जनता में सौंपता है। जहां शासन के रूप में हाब्स राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है, वहीं रूसो सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में वह लोकतंत्र को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वह क्या करता है? स्वीकार करता है। संप्रभुता को जनता में निहित मानता है, जनता की सहमति पर आधारित विधि को मानता है। वहीं हाब्स जो है जनता की सहमति पर आधारित विधि की बात नहीं करता है। निरंकुश शासक द्वारा बनाई गई जो विधि है, उसी विधि के पालन करने में ही व्यक्ति की क्या है? अधिकार है। व्यक्ति विधि के निर्माण में न तो सहभागी है और ना ही विधि के निर्माता के रूप में किसी प्रकार का कोई सहयोगी है। हाब्स के नजरों में, हाब्स की नजरों में जो विधि राज्य बना दिया उस विधि का केवल पालन करेंगे। लेकिन रूसो में क्या है? विधि के निर्माण में जनता सहभागी है, क्योंकि शासन के रूप में यह लोकतंत्र को मानता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानता है। तो इस तरीके से हाब्स में और रूसो में क्या रही? समानताएं और असमानताएं रही। अब हम लोग यह समानता और असमानता लाक के साथ देखते हैं। लाक के साथ रूसो की समानता, रूसो की समानता, जहां हम लोगों ने हाब्स के साथ रूसो की समानता की बात की, ठीक इसी तरीके से रूसो की समानता लाक के साथ भी है। जैसे मानव की सकारात्मक अवधारणा, मनुष्य की वह बातें हाब्स नहीं, रूसो नहीं कहता जैसा लाक कहता, लेकिन यदि उनकी भावनाओं को देखा जाए, उनके भाव को देखा जाए, तो इन भावों में कहीं ना कहीं समानता है। बुद्धि विहीन मनुष्य की बात रूसो करता है, लेकिन अच्छा वाला करता है। लाक बुद्धि युक्त, बुद्धि वाला मनुष्य है लेकिन अच्छा वाला मनुष्य है। तो अच्छाई क्या? मनुष्य की विशेषता है, ये दोनों लोग मानते हैं। ठीक है। इसके बाद लाक के साथ इसकी जो समानता है दूसरी, वह यह है कि कहीं ना कहीं जो शासक है वो जनता की सहमति पे आधारित है।
और रूसो का भी मानना है कि जो शासक है, जो भी निर्माता है, उसमें जनता क्या है, सहभागी है, भागीदार है। और इस तरीके से भागीदार होने के नाते जो विधि निर्माता है जनता की सहमति पे ही आधारित है, जनता भागीदार है उसमें। लाक के साथ या और प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में देख लिया जाए तो प्राकृतिक अवस्था को लाक भी सुखमय बनाता है, यह भी सुखमय बताता है, शांतिप्रिय बताता है। ठीक है, ये तीन जो है क्या रही, समानताएं रही। अब हम लोग लाक के साथ क्या देखेंगे, असमानता देखेंगे। लाक के साथ रूसो की बहुत सारी असमानताएं भी रही। पहली असमानता तो यह रहा, लाक जहां प्राकृतिक अवस्था में यह मानता है कि मनुष्य के पास प्राकृतिक अधिकार थे, रूसो यही इस बात को स्वीकार करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास कोई अधिकार था ही नहीं। ठीक है, वहां पूरे अधिकार युक्त नहीं थे। दूसरी बात, जहां लाक दो प्रकार की सामाजिक समझौते कराता है, पहला वह सामाजिक समझौता, दूसरा राजनीतिक समझौता। वही जो है रूसो एक ही समझौता कराता है, उसका एक ही समझौता होता है, राजनीतिक समझौता। उसी राजनीतिक समझौता के द्वारा समाज और राज्य की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तीसरी असमानता है, जहां रूसो सामाजिक समझौते के द्वारा असीमित समान इच्छा की बात करता है, वहीं जो लाक है वह मर्यादित और सीमित शासन, सामाजिक समझौते के द्वारा सीमित और मर्यादित शासन की बात करता है। राज्य अमर्यादित नहीं है, राज्य मर्यादित है। राज्य पर कई तरह की सीमाएं लगाई गई हैं और रूसो के अनुसार राज्य पर कोई किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं लगाई गई है। ये लोग अपने सामाजिक समझौते में संपूर्ण अधिकार सौंपते हैं, वहीं लाक में क्या है, लाक में सामाजिक समझौते में संपूर्ण अधिकार उसको नहीं सौंपते हैं, बल्कि जो प्राकृतिक अधिकार है वह प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के पास ही रहता है। और इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। जबकि रूसो में क्या है, रूसो में जितने व्यक्ति के अधिकार, वो सारे अधिकार संपूर्ण समाज को सौंप दिया है, तो कोई अधिकार रहता ही नहीं है। तो ये जो है लाक में और रूसो में क्या रही, असमानता रही। प्रश्न ये उठता है कि क्या रूसो अपने विचारों में, सामाजिक समझौता के विचारों में हाब्स के करीब है कि लाक के करीब है? तो इसके संदर्भ में हम लोगों को बताना है। बहुत सारी समानताएं हाब्स के साथ भी मिल रही हैं और बहुत सारी समानताएं लाक के साथ भी मिल रही हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यदि देखा जाए तो रूसो सबसे करीब किसके साथ बैठता है, तो रूसो जो है लाक के साथ ज्यादा बैठता है। हाब्स की तुलना में लाक के साथ ज्यादा बैठता है। क्यों? जिस सामाजिक समझौते में मनुष्य की जो कल्पना और प्राकृतिक अवस्था की सुखमय की कल्पना जो लाक करता है, ठीक उसी प्रकार की कल्पना जो है रूसो भी करता है। जहां समान इच्छा निरंकुश समान इच्छा की बात करता है, लेकिन शासन के रूप में लोकतंत्र की बात करता है, वहीं जो है संवैधानिक शासन, सहमति वाली शासन की बात करके लाक क्या करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। शासन के रूप में लोकतंत्र का समर्थन करता है, उदारवाद की आत्मा के रूप में इसको जाना जाता है लाक को। और हाब्स की तुलना में इसी वजह से दो तीन बातों के आधार पे, पहली बात तो मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था की अवस्था और शासन के रूप में लोकतंत्र का समर्थन, ये तीनों लोग करते हैं, ये दोनों लोग करते हैं। हाब्स अपने सामाजिक समझौता में केवल निरंकुश शासन की बात करता है, राजतंत्र की बात करता है, लेकिन ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक आदर्श लोकतंत्र की बात, एक लोकतंत्र का शासन के रूप में लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। इस वजह से जो रूसो है वो हाब्स की तुलना में लाक के ज़्यादा करीब है। इसका आंसर यही होगा। जब कभी ये पूछता है कंफ्यूजन में, कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि हाब्स, भाई दोनों तरह की बातें हैं। हाब्स अपना प्रारंभ लाक से करता है, लेकिन
अपना अंत जो है हाफ्स के साथ करता है। लेकिन दोनों की बातें सामाजिक समझौते के संदर्भ में रूसो में पाया जाता है। लेकिन किसकी बात या किसके साथ ज़्यादा सिमिलरिटी है, तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जो रूसो की समानता है और लाक के साथ ज़्यादा है। शासन के रूप में, मनुष्य के स्वभाव के रूप में और प्राकृतिक अवस्था की चर्चा के रूप में यह लाक से ज़्यादा मिलता जुलता बात ये करता है। अब हम लोग जो है रूसो की असमानता के बाद अब ये चर्चा करेंगे विधि। विधि के संदर्भ में इसकी क्या उदाहरण आ रही है। विधि के संबंध में अवधारणा। अवधारणा जो रूसो है वह विधि के संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट बात करता है। यह लाक और हाफ्स की तुलना में बिल्कुल अलग बात करता है। जहां हाफ्स और लाक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक विधियां रहती हैं और राज्य का उत्पन्न इन्हीं प्राकृतिक विधियों के आधार पर या प्राकृतिक विधियों की रक्षा के लिए होता है, रूसो बिल्कुल इन दोनों बातों के से अलग बात करता है और इन बातों को इनकार करता है और कहता है रूसो कि जो विधि है वह राजनीतिक समाज में ही संभव है। राजनीतिक समाज के अलावा यदि कोई समाज है जैसे कि प्राकृतिक अवस्था, तो उसमें विधि होता ही नहीं है। विधि कब होगी? वह राजनीतिक समाज में ही होगी। विधि जो है राजनीतिक समाज में ही संभव है। राजनीतिक समाज में ही संभव है। ठीक है। रूसो ने कहा कि जो विधि है वो राजनीतिक सामाजिक समझौते के माध्यम से जो राजनीतिक समाज बनाते हैं मनुष्य, उसी में विधि संभव है। लेकिन लाक और हाफ्स क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक विधियां थी जिसके अनुसार ही समाज का संचालन हो रहा था। लेकिन इनका मानना कि नहीं, विधि जो है प्राकृतिक अवस्था में नहीं होती है, ये जब होगी तो राजनीतिक समाज में होगी। तो राजनीतिक समाज में क्यों होगी? तो इसने बताया कि राजनीतिक समाज की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा एक सर्वोच्च शक्ति की स्थापना की जाती है जो समान इच्छा में होती है, जनता में होती है, और यही समान इच्छा संप्रभुताधारी या सर्वोच्च शक्ति ही विधि का निर्माण कर सकती है। दूसरी कोई ऐसी शक्ति और क्षमता या संगठन नहीं है जो कानून का निर्माण कर सके। इसीलिए इस बात को इसने स्वीकार किया कि जब राजनीतिक समाज की स्थापना सामाजिक समझौते के माध्यम से मनुष्य करते हैं तो विधि बनता है। अब सवाल ये उठता है कि विधि बनाता कौन है? रूसो ने कहा कि विधि निर्माता के रूप में उसने जनता की सहभागिता को स्वीकार किया कि कोई भी विधि तभी तक मान्य होगी जब जनता द्वारा उसकी सहमति प्राप्त हो या उसके निर्माण में जनता खुद भागीदार हो। इसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन होते हैं? शासक के रूप में जनता ही होती है। जनता के पास संप्रभुता होता है और संप्रभुता सारी ये जो जनता होती है या तो विधि बनाती है या इनके प्रतिनिधि के द्वारा जो विधि बनाए गए होते हैं उन विधियों को क्या करती है? ये अपना अनुमोदन करती है या अपनी सहमति प्रदान करती है। जिन विधियों की सहमति जनता द्वारा प्रदान की गई होती है वही विधि क्या होते हैं? मान्य होते हैं और प्रचलन में होते हैं। तो विधि के संदर्भ में जो रूसो की मान्यता है वह कहीं ना कहीं हाफ्स और लाक की मान्यताओं से अलग है। ठीक है। अब हम लोग जो है विधि के बाद अब ये देखेंगे कि रूसो में व्यक्तिवाद, समाजवाद, सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र की अवधारणा कैसे रही। रूसो में व्यक्तिवाद, रूसो एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में माना जाता है और यह जो व्यक्तिवाद है इसका मूल कॉन्सेप्ट है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है
राज्य मानव निर्मित है, राज्य मानव निर्मित है। ठीक है, ये दो बातें जो है व्यक्तिवाद की मूल आधार है, मूल तत्व है। अब क्या रूसो के विचार में ये दोनों बातें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, इसको हम लोग को ढूंढना है, तभी तो हम लोग साबित कर पाएंगे कि हाँ रूसो में व्यक्तिवादी विचारधारा है। तो व्यक्तिवाद की जो दोनों मूल बातें हैं ये रूसो के विचारों में मूलभूत रूप से बनी हुई हैं। जैसे मनुष्य के स्वभाव के बारे में, मनुष्य एक भोला भाला जानवर है, स्वतंत्र जीवन जीता है। इसी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वह राज्य का निर्माण करता है और उस राज्य के निर्माण में अपनी संपूर्ण शक्ति सौंप के उसमें अपने को सहभागी बना देता है। उसकी स्वतंत्रता जैसी प्राकृतिक अवस्था में रहती है, वही स्वतंत्रता उसको उस सामान्य इच्छा के अंतर्गत सामाजिक समझौते के बाद भी बनी रहती है। अपने सामाजिक समझौता के माध्यम से उसने क्या किया, राज्य को क्या बना दिया कि मानव निर्मित है, मनुष्यों ने समझौता करके बनाया है। तो जो व्यक्तिवादी विचारधारा है कहीं ना कहीं जो है रूसो की विचारधारा से क्या है, मेल खाता है, रूसो के विचारों में ये बना रहता है। अब हम लोग को ये देखना है कि रूसो में समाजवाद है कि नहीं। रूसो में समाजवाद, रूसो में समाजवाद समाजवाद का मूल धारणा आर्थिक समानता है, आर्थिक समानता और आर्थिक संसाधन पे समाज का नियंत्रण, समाज का नियंत्रण। जिस तरह व्यक्तिवाद के दो तत्वों की हम लोगों ने चर्चा किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य मानव निर्मित है, यही जो है व्यक्तिवाद के मूल आधार है। उसी तरह समाजवाद के संदर्भ में ये दो बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आधारमूल बिंदु हैं जिसके आधार पर समाजवाद की व्याख्या की जाती है। पहला आर्थिक समानता और दूसरा क्या है, आर्थिक संसाधन पे समाज की नियंत्रण। अब हम लोग को ये देखना है कि ये दोनों बातें जो है रूसो के विचारों में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। हम लोगों ने रूसो के बारे में पढ़ा था कि रूसो एक ऐसा विचारक है जो प्राकृतिक समानता की बात करता है। लोग जो है प्रत्येक व्यक्ति जन्म से क्या है, समान ही होता है, चाहे वो जन्म किसी राजा घर हो या किसी दरिद्र के घर हो। जब बच्चा जन्म लेता है तो ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार राजा के घर में जन्म लेने वाला होता है या गरीब के घर में जन्म लेने वाला होता है। परिवेश ने उसको अंतर कर दिया, लेकिन जन्म के समय क्या होता है, वह समान होता है। तो प्राकृतिक समानता की वो बात करता है। तीसरा समानता में वो आर्थिक समानता की भी बात करता है। जिस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान रूप से रहते हैं, एकांगी रहते हैं, किसी का किसी से छोटे बड़े का अर्थ नहीं रहता, निजी संपत्ति रहती ही नहीं है, और संपूर्ण समाज की जो संसाधन है वह व्यक्तियों का ही संसाधन रहता है। तेरा मेरा अपना हमारा तुम्हारा वाला बात रहता ही नहीं है, छोटे बड़े सारी कुछ बात नहीं रहती है। तो आर्थिक संसाधन पे पूरे मनुष्य का नियंत्रण रहता है। ये भी दो बातें जो है कहीं ना कहीं रूसो की अवधारणा में मिलती है। इसलिए रूसो की जो अवधारणा है उसमें माना गया कि रूसो के विचारों में क्या है, समाजवादी तत्व भी विद्यमान है। सामाजिक तत्व की विद्यमानता के बाद हम लोग जो अगले बात की चर्चा करेंगे वह यह कि रूसो में सर्वाधिकारवाद है। रूसो में सर्वाधिकारवाद, सर्वाधिकारवाद संपूर्ण शासन की शक्ति, संपूर्ण शासन की शक्ति एक केंद्र में हो, एक केंद्र के पास हो। सर्वाधिकारवाद उसको कहा जाएगा
जिसमें यह बात निहित हो कि संपूर्ण शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक केंद्र, एक ही जगह निश्चित हो, उसे सर्वाधिकारवादी कहेंगे। इस सर्वाधिकारवादी धारणा में व्यक्ति के पास अपना कोई अधिकार नहीं होता है। व्यक्ति संपूर्ण अधिकार जो है उसी केंद्र को सौंपी होती है और वह केंद्र द्वारा ही नियंत्रित संचालित व्यवस्था के अनुरूप व्यक्ति क्या करता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। उसके द्वारा बनाई हुई विधि के पालन करने में ही व्यक्ति क्या अपने अधिकारों का पालन करता है या उपयोग करता है। तो यह धारणा क्या रूसो की भी अवधारणा में मिलता है? यदि रूसो की अवधारणा में यह बात मिलता तो रूसो को निश्चित तौर से सर्वाधिकारवादी विचार भी माना जाएगा। यदि सर्वाधिकारवाद की मूल तत्व संपूर्ण शासन की शक्ति एक केंद्र के पास है, यही बात है, तो यह बात निश्चित तौर से रूसो की भी विचारधारा में मिलती है। वह कहाँ मिलती है? जब सामाजिक समझौता मनुष्य करता है तो मनुष्य अपने संपूर्ण अधिकार का त्याग संपूर्ण समाज को कर देता है और वह संपूर्ण समाज क्या होता है? सर्वाधिकारवादी हो जाता है, सारे अधिकारों से युक्त हो जाता है और व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकारों को परित्याग कर देता है। हाँ, यह बात सही है, क्योंकि उस समझौते का हिस्सा व्यक्ति होता है या सामान्य इच्छा में वो भी सहभागी होता है, बाद में उस अधिकार का पालन करता है, लेकिन अपने सारे अधिकारों को पहले क्या करता है? वह त्याग देता है और किसको सौंप देता है? संपूर्ण समाज को सौंप देता है। व्यक्ति संपूर्ण समाज को अधिकार सौंप के उस समाज को क्या कर देता है? सर्वाधिकारवादी बना देता है और खुद को अधिकारविहीन बना देता है। इसी बात को लेके रूसो को कहा गया कि यह सर्वाधिकारवादी के जो विचार हैं रूसो के विचारों में क्या है? पाए जाते हैं। अब सर्वाधिकारवाद के बाद जो है अगला हम लोग चर्चा करेंगे कि रूसो में लोकतंत्र, रूसो में लोकतंत्र शासन में जनता की भागीदारी। लोकतंत्र का मूल अर्थ है कि शासन में जनता की भागीदारी हो, चाहे वो विधि निर्माण के रूप में या शासन कार्यों के रूप में, तो उसे लोकतंत्र कहा जाएगा। क्या रूसो के विचारों में इस तरह की बात आती है? तभी हम लोग कहेंगे कि रूसो जो है रूसो के विचार में लोकतंत्र है। तो सही बात है कि रूसो लोकतंत्र का समर्थक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानने वाला है। स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। स्विट्जरलैंड में ये परंपरा बनी हुई थी कि शासन के रूप में हमेशा वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही बनाया गया है। रूसो यह बात कहता है कि जो समान इच्छा है जब वो विधि बनाती है तो जनता कहीं ना कहीं उस विधि का क्या करती है? समर्थन करती है, सहमति प्रदान करती है। बिना जनता की सहमति के द्वारा बनाई गई विधि मान्य नहीं होगी, यह रूसो का मानना है। या समान इच्छा जो विधि बनाती है उस विधि के निर्माण में जनता सहभागी होता है या सहभागी नहीं होता है तो जनता उस विधि को क्या करती है? सहमति प्रदान करती है, समर्थन प्रदान करती है। इस तरीके से शासन में भागीदारी के रूप में जनता को स्वीकार करना या संप्रभुता को, जो शासन की सर्वोच्च शक्ति है, वह जनता में निहित बताना ही यह बात साबित करता है कि रूसो में लोकतंत्र संबंधी अवधारणा क्या है? व्याप्त है। इन सब बातों के बाद बहुत छोटी छोटी बातें रही। कुल मिलाजुला के रूसो की चारों अवधारणाओं को तो कहा नहीं जाएगा। यदि चारों अवधारणाओं में से पूछा जाए कि वास्तव में रूसो की अवधारणा किस पे आधारित है? लोकतंत्र पे, सर्वाधिकारवादी पे, समाजवाद पे या व्यक्तिवाद पे? तो इन चारों में चारों बातें हैं, लेकिन चारों बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है और लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक। इसको कई बार प्रश्न पूछा भी है। लोकप्रिय संप्रभुता,
कौन विचारक जो है लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है? तो रूसो ही लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब यह है कि संप्रभुता जनता में निहित हो, उसे ही लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाएगा। तो सर्वाधिकारवादी नहीं, व्यक्तिवादी नहीं, समाजवादी नहीं, लेकिन वह क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है, लोकतंत्रवादी है, लोकतंत्र का मसीहा है, यह है रूसो। रूसो के इन सब विचारों के बाद अब हम लोग रूसो की मूल्यांकन करेंगे। रूसो वास्तव में राजनीति शास्त्र को क्या दिया। सबसे पहले रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा दिया, सामाजिक समझौते के माध्यम से जनरल विल की बात कहा। जनरल विल अच्छाइयों के लिए है, कल्याण करने वाली है, और कल्याण करना ही उसका स्वभाव है, क्योंकि उसमें वह अच्छाई से बना हुआ है। संवैधानिक शासन की बात करता है, जनता और व्यक्ति में सहयोग की बात करता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। लोकप्रिय संप्रभुता और सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा, बातें तो बहुत है, लेकिन यही जो दो विचार हैं वह राजनीति शास्त्र में रूसो के नाम को अमर करता है, और राजनीति शास्त्र के रूप में, राजनीतिक विचारक के रूप में उसकी प्रसिद्धि को बढ़ाता है। कौन? लोकप्रिय संप्रभुता संबंधी अवधारणा और सामान्य इच्छा संबंधी इसकी अवधारणा। इन सब विचारों के साथ जो रूसो हैं, रूसो हमारा जो विचारक हैं, वह समाप्त होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट विचारक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, और अब जो है क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद।